नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा। देखिए, शिक्षा का स्तर लगातार तेजी के साथ बदल रहा है और इसी कड़ी में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। यहां पर किस तरह से यूनिवर्सिटी का रोड मैप है, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने का, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या रणनीति है यूनिवर्सिटी की, आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से अलग कैसे है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। आज हमारे साथ है श्री नीति निपुण शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। सबसे पहले सर, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ने एक विशेष पहचान बनाई है। इस पूरी यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो भारत 24 का अभिवादन। मणिपाल एक यात्रा है जो मणिपाल जयपुर से नहीं, 70-75 साल पहले मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल एक छोटी सी जगह है कर्नाटक में, कोस्टल टाउन है, उस सोच के साथ मणिपाल जयपुर 2011 में बनाया गया। और इसके बाद इन 14 साल में, सच है कि पिछले 14 साल में ये बहुत आगे निकल के आया है शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में। तो इसके पहले सबसे पहले तो कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी हमारे मणिपाल ग्रुप की, वो सब असिमुलेट करके एक जगह ला के इस मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में लाई गई। और दूसरा, ये इसके अंदर फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। तो आज की तारीख में जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए और जो शिक्षा होनी चाहिए भविष्य की, वो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में दी जा रही है। इसके कारण पूरे देश से बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 28 में से 27 स्टेट्स के बच्चे हमारे पास हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज के बच्चे हमारे पास हैं। तो 14 साल में ये बहुत एक्सेलरेटेड, त्वरित जिसको बोलते हैं, वैसा इसका अभी आगे बढ़ रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी। सर, अगर कुछ बड़ी उपलब्धियों की मैं बात करूं, इन 14 सालों की बड़ी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं? अगर सबसे बड़ी उपलब्धि देखें तो ये 250 बच्चों से शुरू हुआ था, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था, फिर भी मणिपाल ब्रांड के नाम से बच्चे आए थे। और आज की तारीख में यहाँ पर 20,000 विद्यार्थी कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये मेरे ख्याल से न्यूक्लिएशन जो हुआ है, पैन इंडिया न्यूक्लिएशन, शिक्षक भी नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट बाहर से, विदेश से पढ़ के भी जो शिक्षक बन रहे हैं, वो वहाँ जयपुर के अंदर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में आ रहे हैं। ये एक इतना ज़्यादा बच्चों का जमावड़ा जो असिमुलेशन है, वो सबसे बड़ी इसकी है। दूसरा, एक बैरन लैंड से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का है, वो आज की तारीख में ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है। वहाँ अच्छी लैब्स बनी हैं, वहाँ अच्छे सेंटर्स बने हैं, जो आगे आने वाले वक्त में जो विधाएं काम में आएंगी, उसकी शिक्षा हम दे रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से और क्वालिटी जर्नी में हमने इसको पाया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे राजस्थान के अंदर और देश के अंदर भी। अभी आपने जिक्र किया कि सिर्फ एक ही स्टेट बाकी है जहाँ के स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, बाकी 27 स्टेट से आपके पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। अलग कैसे आपकी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी के, अगर कंपैरिजन में मैं समझना चाहूँ? अगर मैं आसपास में देखूँ राजस्थान में, तो 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पैन इंडिया कैरेक्टर रखती हैं। तो पर वो भी 75 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, 70-75 साल पुरानी। नई यूनिवर्सिटीज़ में जो 10-12-15 साल की यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी अभी मणिपाल जयपुर का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको वक्त मिला बढ़ने का, और हमें उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे उनको ला के उनको बढ़ाने का मौका मिला। तो हमारे जो प्रमोटर्स हैं, हमारी स्थापना मणिपाल ग्रुप की डॉक्टर टी.ए. पाई साहब ने की थी, और उनकी सोच थी कि वो अच्छी एजुकेशन, उनका एक ही विचार था कि अगर इंडिया को सुधारना है तो हम एजुकेशन दें लोगों को। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, रिसर्च और रिगरस एकेडमिक्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वहाँ पे। तो इसके साथ ये मुकाम हासिल हो रहा है धीरे धीरे, अभी बहुत आगे जाना है। अच्छा सर, जैसे उच्च शिक्षा का स्तर हम देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं,
आज के वक्त में आपकी यूनिवर्सिटी इस पर कैसे काम कर रही है? आकांक्षा जी, ये एक बहुत सबके लिए सब संस्थाओं के लिए एक सही सवाल है। जो कैनवस है एजुकेशन का वो पूरी तरह से बदल गया है। जो 30-35 साल पहले जो हमने पढ़ाई करी है वो आज बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है एजुकेशनिस्ट के सामने, कि अगर हमें 5 साल बाद की नॉलेज यदि देखनी है तो उसको आज हम पढ़ा नहीं सकते। उस परिदृश्य में जितना ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं ना, आपको शायद मैं थोड़ा सा बता दूं, नॉलेज डबलिंग कर्व बोलते हैं इसको, कि नॉलेज डबल कितने सालों में होगी। तो एक कर्व है नॉलेज डबलिंग कर्व, उसके हिसाब से 1900 में ये बोला गया कि 100 साल में जो है वो ज्ञान दुगना हो जाएगा। फिर 1948 में बोला गया कि ज्ञान 40-42 साल में दुगना हो जाएगा। 2018 में ये रिसर्च IBM के साथ करी गई कि भाई 12 घंटे के अंदर नॉलेज डबल हो रही है आज की तारीख। तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो हम बच्चों को आज जो पढ़ाएंगे वो कल के लिए नहीं होगा। तो आपको बच्चों को कल के लिए पढ़ाना है या पहले के लिए पढ़ाना है या आज के लिए, ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। तो ये परिदृश्य पूरी तरह से बदल रहा है, सबके लिए चैलेंज है। लेकिन इसमें हमारी सोच थोड़ी बदल के यदि हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत योगदान दिया है। अच्छा सर, जैसे एक होता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, दोनों में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, ठीक है, आजकल एक चीज़ रहती है कि क्वांटिटी ऑफ बुक्स आप देख लीजिए या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप देख लीजिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर आपका फोकस किस तरह से है? क्वांटिटी की और क्वालिटी की तो मैं बात दूसरी तरीके से करूँगा। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे 30-35 साल पहले, 35-40 साल पहले, तो उस वक्त जो बुक्स थी वो भी लिमिटेड मिलती थी। सारा ज्ञान टीचर्स के पास होता था। आज नॉलेज की एक्सेस हर बच्चे को है। आपके मोबाइल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। आपको उनको कुछ अलग देना है। अलग देने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर ने ये किया है कि बच्चों को नेटवर्किंग, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्वर और लर्न टू अनलर्न सिखाया जाए। सभी को ये पता है कि इंडस्ट्री में जाके इंसान को वो चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं पड़ती जो उसको इंडस्ट्री में करनी पड़ती है। लेकिन वो चीज़ें भी काम की हैं, उसके बगैर इंडस्ट्री में नहीं जाया जा सकता। तो इन दोनों का जो मेल है वो इसी तरह से होता है कि उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं हम लोग, टीम वर्क कराते हैं, उनको कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स कराते हैं, इंडस्ट्री के साथ जो लाइव प्रोजेक्ट्स है वो देते हैं। तो मेरे संस्था के सारे बच्चे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उनको क्रेडिटेड कोर्सेज है। तो वो टीम वर्क में समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्याएं सामाजिक हो सकती हैं, समस्याएं इंडस्ट्रियल हो सकती हैं। तो ये एक अलग तरह की सोच लानी पड़ेगी सभी संस्थाओं को। मणिपाल इसमें थोड़ा आगे बढ़ के काम कर रहा है, बच्चे इसीलिए आते हैं। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात करते हैं, तो जो इसके दिशा निर्देश होते हैं, अभी अगर इनके बाद मैं विश्वविद्यालय की भूमिका को आपसे समझना चाहूँ और जिम्मेदारियों को समझना चाहूँ, तो अभी आपको क्या लगता है, क्या चेंज आया है? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई है। इसमें अगर किसी ने ढंग से इसकी स्टडी करी है, हालांकि ये जो चीज़ें बोली गई हैं पहले थोड़ी थोड़ी अकेडमियों में ऑलरेडी अवेलेबल थी। ये कुछ संस्थाएं जैसे IIT हुए, IIM हुए, ये बहुत फ्लेक्सिबल एजुकेशन की बात करते थे, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करते थे और क्रेडिट ट्रांसफ़र की बातें करते थे। पर इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी संस्थाओं को बोला गया है कि आप ऐसा करें। तो ये बहुत ही खुला हुआ दिमाग, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो एकेडमिक्स में कर सकते हैं। आप किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते इतनी जल्दी। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो काम किया है सरकार ने या हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, ये बहुत ही अच्छा कदम है। मेरे ख्याल से मणिपाल जयपुर इसको पूरी तरह आत्मसात कर रहा है और करीब करीब हम लोग भी पहले से भी करते थे, बट अब उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उद्योग या फिर आप अकादमिक जगत के बीच अगर तालमेल की मैं बात करूं, तो आपकी यूनिवर्सिटी इस दिशा में अब आगे कैसे बढ़ रही है? फ्यूचर में क्या रोड मैप है आपका? मुझे थोड़ा सा इसके अंदर एक सोच बनती है मेरी कि इंडिया में अभी उस स्तर पर इंडस्ट्री एकेडमिक्स के साथ वो मेल नहीं कर पाई है, क्योंकि उनके टारगेट्स अलग होते हैं और एकेडमिक्स के टारगेट अलग होते हैं। तो जब यदि ये आगे आने वाले टाइम पे
अगर दोनों एक दूसरे से साथ मिल जाए, जबकि विदेशों में ये होता है कि इंडस्ट्री में वो चीज़ जाती है जो एकेडमिक रिसर्च के बाद जाती है, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशंस वो एकेडमिक्स में यूनिवर्सिटीज़ में होता है, हायर एजुकेशन में होता है, उसको इंडस्ट्री अडॉप्ट करती है। जबकि यहाँ पर बिल्कुल अलग है, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई कम है। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर इंडस्ट्री के साथ है, बट उस स्तर पे जाने की कोशिश हो रही है। अभी हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं यूनिवर्सिटी, जो हमारे बच्चे सॉल्व करते हैं। इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स 6-6 महीने की इंटर्नशिप्स होती हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंडस्ट्री के साथ रिलेशंस की बात करी गई। यानी आप प्रैक्टिकल वर्क पर, एक्सपेरिमेंट्स पर ज़्यादा आप फोकस और कर रहे बच्चों का क्या है कि वो साथ में मिलकर जब काम करते हैं, इसका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो टीम बना के उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। उसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सारा उसमें रिसोर्सेज भी उसमें डाल रही है। तो करीब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 20,000 स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। एक सेमेस्टर में उनको यही करना पड़ता है। ये 4 क्रेडिट का कोर्स हमने रखा है उसके अंदर। सर, पहले के स्टूडेंट्स और अगर आज के जेनजी की मैं बात करूं तो ये लोग क्या है, स्टार्टअप्स की तरफ, इनोवेशन की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए कुछ प्लानिंग है क्या यूनिवर्सिटी की? अगर मैं पुराने स्टूडेंट से अपने आप को देखता हूँ और आज के बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है आज के बच्चे ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा खुले दिमाग के। तो इनको आज के बच्चों को गॉड ब्लेस देम, ये बहुत ज़्यादा इनकी समझ है कि भाई हमें क्या करना है, अगर मैं किसी चीज़ को करूँ तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी इस दिशा में प्रयास कर रही होंगी। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर इनको वो पूरे प्लेटफॉर्म्स देती हैं जिससे ये लोग अपना उस दिशा में फोकस कर सकें। वैसे तो सर अभी एआई आ गया है और चैट जीपीटी से बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं। लोग ऑनलाइन आजकल बहुत इजीली कुछ भी रिसर्च कर लेते हैं अगर ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूँगी, उच्च शिक्षा के अंदर रिसर्च की अगर गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में मैं सवाल करूँ, तो आप कैसे इस पर काम कर रहे हैं अभी? मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के संदर्भ में बता सकता हूँ। जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का आना पसंद करते हैं, और जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स, लैब्स, रिसर्च फैसिलिटीज़ के हिसाब से देश विदेश से लोग आ रहे हैं पढ़ाने के लिए और रिसर्च करने के लिए। हमने एक नया तरीका निकाला है कि इसके अंदर हम रिसर्च ट्रैक फैकल्टीज़ ले रहे हैं। तो आज की तारीख में खाली AIML नहीं, साइबर, अपने साइबर क्राइम, साइबर के बारे में सुना होगा, फिर बायोटेक्नोलॉजी, AR VR, हाइड्रोजन फ्यूल, सेमी कंडक्टर्स, इस तरह से हमने करीब 12 सेंटर्स इंटरनली फंडेड लगाए हैं। और इसमें हमारे पास UK, USA, ताइवान, साउथ कोरिया, जगह जगह से लोग, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने आके वहाँ पर अब ये सेंटर्स हमारे, और हाइड्रोजन फ्यूल फॉर एग्जांपल हम लोग TRL-7 का काम कर रहे हैं। तो ये खाली ट्रांसलेशनल रिसर्च जिसको बोलते हैं, जिससे आप उसको बाद में इंडस्ट्री को दे पाए, ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि सामने प्रोडक्ट बन रहा है तो उनका भी उसमें विचार बनता है। खाली किताबी से काम आजकल बच्चे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, उनको उसको ट्रांसलेशन होते हुए देखना है। तो उन रिसर्चर्स के साथ मेरे UG स्टूडेंट, PG स्टूडेंट और PhD स्टूडेंट सब जुड़े हुए हैं उन लैब्स के साथ। हम 10-12 और भी इस तरह की लैब्स लगाएंगे। सर, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रुचि बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई है, तो आप इस पर कुछ काम कर रहे हैं? कैसे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? हमारे यहाँ फर्स्ट ट्रांच में ही हमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर मिला था। इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत मदद है, वो बहुत पैसा दे रही है आजकल स्टूडेंट्स को। SISF का सेंटर है हमारा, तो करीब हमारे पास 100 लगभग 100 हमने स्टार्टअप्स करवाए हैं, उसमें हमारे बच्चे काफ़ी है। तो एक दूसरी बात ये है कि राजस्थान में वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा विचार है, तो बच्चे ज़रूर इसके अंदर काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों ने एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल बना रखा है। उसमें करीब 1000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपनी आइडिएशन से लेकर स्टार्टअप्स तक की जो जर्नी है वो बच्चे कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने हमारे वो जॉब गिवर बनना चाह रहे हैं, तो सीकर्स की जगह ये बहुत अच्छे से चल रहा है वहाँ पर। लेकिन सर, जैसे क्या है ना कि कोई भी स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो एटलीस्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें प्लेसमेंट तो मिल ही जाए,
है ना, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 के 10 को ही प्लेसमेंट दिलाएं। इस पर आपका विचार क्या है, कैसे इस दिशा में आपने कदम बढ़ाया हुआ है प्लेसमेंट? अगर बच्चा स्किल्ड होगा तो उसको जरूर, कंपनीज आजकल डिग्री नहीं देख रही हैं, उनके अंदर स्किल सेट देख रही है। हम लोगों ने माइक्रो क्रेडेंशियल्स करके छोटे छोटे स्किल सेट कोर्सेज बच्चों के लिए बनाए। एक और इसके अंदर व्यवस्था है कि अगर कोरोना टाइम में हमने बहुत कुछ लर्न किया, उस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन होती थी और कोरोना के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर टॉप 100 NIRF में है और उसको ये पहले बार में ही ये ऑनलाइन चलाने का मौका मिला। टचवुड वी आर 1,20,000 रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन। सो 1,20,000 बच्चे अपने घर बैठ के पढ़े। वहीं पर हमने माइक्रो क्रेडेंशियल्स भी बनाए, छोटे छोटे स्किल सेट जो बच्चों को कंपनी के लिए चाहिए। और ये चीज़ें कंपनी जब आती है प्लेसमेंट्स के लिए, वो बोलती है इनको DSA में थोड़ा कमी है, वो अपने अलग अलग स्किल सेट्स बता के जाते हैं। उनके लिए हम छोटे छोटे लेक्चर शॉर्ट्स बनाते हैं ऑनलाइन जो डिजिटल हैं, जो यू कैन लर्न एनीवेयर, कहीं भी आप जाके कभी भी, एनीवेयर एनी टाइम का इस तरह से हम बनाते हैं और बच्चों को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमने कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पूरा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। सो कोर्सेरा में बहुत सारे कोर्सेज है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसका आप कोर्सेरा के अंदर जाके वो चीज़ पढ़ सकते हैं दूसरे प्रोफेसर से भी, और उसकी अलग कॉस्ट नहीं लगती है। सो इस हिसाब से उन बच्चों को बहुत सारे फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। शायद इसी वजह से बच्चे एजुकेशन प्लस स्किल सेट को तैयार करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा सर, अगले 5 से 10 सालों में आप कहाँ पर खुद को पाते देख रहे हैं? यूनिवर्सिटीज़ को आप कहाँ पर, आप अगर पूरे मैं राजस्थान की बात करूँ तो मणिपाल यूनिवर्सिटी को आप कहाँ पर पाते हुए देखते हैं? मेरे विचार से मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को ग्लोबली स्टैंड करना है। हम ऑलरेडी ग्लोबल रैंकिंग्स में हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसा लगे कि हाँ बच्चे खुद आगे चल के देश और विदेश से वहाँ पर आए, ग्लोबल लीडर्स बनना चाहते हैं, 10 साल थोड़ा टाइम है, थोड़ा जल्दी है, लेकिन आप समझे कि इसको 15-20 साल के अंदर हम वहाँ लेके आएंगे। हमारे पास कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर जरूर जिस हिसाब से तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, न्यू बच्चों के पैन इंडिया प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस, बहुत सारे बच्चे हमारे पास बाहर से भी आ रहे हैं। अभी हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं जा पाए, ये सच है, बट एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि जब मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर नॉर्दर्न इंडिया में वन ऑफ द न्यूक्लिएशन पॉइंट बनेगा। अच्छा सर, अगर आपसे कोई सजेशन हम चाहें, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जैसे जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर शहरी इलाके हैं, वहाँ पर क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, हमने एक संस्था के साथ अभी हेड हेल्ड हाई के साथ एक प्रोग्राम पे MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। उसको हम जन AI बोल रहे हैं। जन AI इज नॉट जेनेटिक, जन AI, सबके लिए AI। तो उनको हम मतलब उनके सबके पास मोबाइल होता है आज की तारीख में, उस पे छोटे छोटे क्लिपेट्स AI के हम बता रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट ने पहले ही चला रखा है कि वो एग्रीकल्चर पे, उस पे ऑनलाइन वो ग्रामीण तक पहुंचती है। आगे आने वाले टाइम पे जो भी भविष्य को देखते हुए जो भी इस तरह की समस्याएं या आने वाली हैं, जो सबको जाननी है, सरकार को उस दिशा में इस तरह के केंद्रों का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हमारे पास सब स्टूडियो लैब मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में अवेलेबल है। ऐसी संस्थाओं के साथ सरकार जुड़ के जन जन तक जाने का एक अभियान चला सकती है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा सिर्फ 4 साल में ख़त्म नहीं होती। आपको जो भी संस्था पसंद आए, बच्चे को इस तरह से तैयार करे, बच्चा अपने आप को इस तरह से तैयार करे कि वो जीवन भर का लर्नर बन जाए। उसकी समझने की, सोचने की शक्ति इस तरह से दी जाए, ऐसी संस्थाओं में भेजें जो उनको लर्नर बनाए, न कि डिग्री होल्डर बनाए। क्योंकि जब भी हम जाएंगे, अभी उनको बड़ी लंबी यात्रा तय करनी है। आज जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, उस यात्रा में बदलाव आते रहेंगे आगे। तो दोनों को इस दिशा में सोचना चाहिए, इस दिशा में नहीं कि पैकेज कितने का लग रहा है या क्या हो रहा है।
तो बाकी सब अभिभावकों और बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद और नमस्कार। मुझे लगता है कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एक अच्छी संस्था बन रही है, उभर रही है, तो सबको मेरा प्रणाम। तो देखिए, आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अगले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी किस तेजी के साथ और किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने वाली है। बच्चों के भविष्य को लेकर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हीं पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके प्रीशियस टाइम के लिए। धन्यवाद। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।